अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखने जा रहे हैं रियल एंड अपेरेंट वेट। हम देखेंगे कि रियल वेट क्या है और अपेरेंट वेट क्या है। इट इज़ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो वेट होगा वो क्या कहलाएगा, अपेरेंट रियल वेट। लाइक W इज़ इक्वल टू mg, मतलब वो वेट जो कि ग्रेविटी की वजह से होगा वो क्या कहलाएगा, रियल वेट। जैसे आप लिखते हो W इज़ इक्वल टू mg, तो ये क्या है, रियल वेट है। जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मून पर ले जाओ तो मून पर जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा वो मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होगा। अपेरेंट वेट क्या है, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अप और डाउन इज कॉल्ड अपेरेंट वेट। तो बेटा अपेरेंट वेट जब आप किसी मतलब मैस को या किसी वेट को स्प्रिंग बैलेंस के साथ बांध देते हो और फिर आप वेट को अप एंड डाउन मूव करवाते हो तो स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग देगा वो अपेरेंट वेट होगा। ठीक है। अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ लिफ्ट, हम लिफ्ट के अंदर एक अपेरेंट वेट लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि ये अपेरेंट वेट जो है वो किस तरह वेरी करता है। कंसीडर द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन अ लिफ्ट। द टेंशन T इन द स्ट्रिंग कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। देखिए बेटा, ये सपोज करें कि ये जो एक्सपेरिमेंट एक लिफ्ट के अंदर है, ठीक है, चलिए इसको ले लें, लिफ्ट के अंदर है। ये देखिए, ये स्प्रिंग बैलेंस है और ये कोई भी वेट है, ठीक है, कोई भी वेट है। इसको स्ट्रिंग के साथ आपने पहले हैंग किया और फिर स्ट्रिंग को अटैच कर दिया स्प्रिंग बैलेंस के साथ, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस के साथ अटैच कर दिया। इस वेट का मास m है और जो वेट है वो w है। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो t है और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो m होगा, w होगा। अब टेंशन जो है वो वेट को अपवर्ड पुल कर रही है जबकि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड इसको पुल कर रहा है। पहला केस क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब पहला केस हम लेते हैं कि वेट जो लिफ्ट जो है, मतलब जिस लिफ्ट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बेटा लिफ्ट जो है वो रेस्ट पर है, ठीक है, या हम कह देते हैं कि लिफ्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये है कि जितना बॉडी का वेट होगा उतनी ही टेंशन बॉडी पर एक्ट करेगी। तो इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि बॉडी रेस्ट पर है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, ये क्या होगा, ज़ीरो। तो देखिए, टेंशन माइनस वेट when the lift is at rest, Newton's second law tell us that the acceleration of the object is zero, ठीक है। The net force becomes zero if W is the gravitational force acting on the object and T is the tension in the string. T minus W is equal to ma, ठीक है, टेंशन में से वेट माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, फोर्स के इक्वल आएगा, ma। तो आपने क्या करना है बेटा, अभी आपने कहा कि लिफ्ट जो है वो रेस्ट पर है तो ए क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ ए की जगह ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो को एम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो। यहाँ माइनस डब्ल्यू जो है वो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के इक्वल, ठीक है, टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, वेट के, और वेट का फॉर्मूला क्या है, एम जी। तो टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी, एम जी के। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लिफ्ट रेस्ट पर है तो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रिंग की टेंशन होगी वो ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल आएगी। हेंस द अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रियल वेट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट है वो किसके इक्वल आएगा, रियल वेट के इक्वल। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। सेकंड केस क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब सेकंड है कि अब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है। देखिए, अब लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो उस वक्त क्या होगा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब कि टेंशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू वेट। तो यहाँ क्या आएगा, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, माइनस डब्ल्यू है बेटा तो क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू की जगह एम जी लगा दें, एम ए एज इट इज़, एम कॉमन ले लें, जी प्लस ए। तो इसका मतलब क्या है कि विच शोज दैट द अपेरेंट वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट ऑफ एम ए। अपेरेंट वेट जो है वो इंक्रीज हुआ है बाय फैक्टर एम ए। देखिए, एम जी क्या है, रियल वेट है, रियल वेट में कितना इंक्रीज आया है, एम ए का, देन इट्स एक्चुअल वेट, ठीक है, वो उसके एक्चुअल वेट से कितना ज़्यादा होगा, एम ए। थर्ड केस क्या है, व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए। अब देखिए बेटा, लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, लिफ्ट जो है वो नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि वेट ज़्यादा है, टेंशन कम है। तो यहाँ आप क्या करोगे, वेट में से टेंशन को माइनस करोगे।
वेट माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम ए। आपने डब्ल्यू यहाँ बेटा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, डब्ल्यू की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दे एम जी, बल्कि आप थोड़ा सा भी इसको रीअरेंज करें, माइनस टी है। बेटा आप ऐसा करें, इस पूरी टर्म को इधर ले आए और टी को इधर ले जाए, मतलब टी यहाँ आके प्लस हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा और प्लस एम ए माइनस एम ए हो जाएगा। अब डब्ल्यू की जगह वैल्यू पुट कर दे एम जी और माइनस एम ए एज इट इज़, यहाँ आप एम कॉमन ले लें, जी माइनस ए। इसका मतलब है कि रियल वेट में कितना डिक्रीज आ रहा है, माइन एम ए का, विच शोज दैट द अपेरेंट वेट इज द लेस दैन द एक्चुअल वेट बाय एन अमाउंट इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब रियल वेट जो है, अपेरेंट वेट जो है वो लेस देन होगा इक्वल वेट से बाय फैक्टर एम ए। यहाँ अपेरेंट वेट जो था वो रियल वेट से एम ए फैक्टर ज़्यादा था, यहाँ अपेरेंट वेट जो है वो रियल वेट से कम होगा बाय फैक्टर एम ए। लास्ट वन क्या है, व्हेन अ लिफ्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के अंडर ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, मतलब हम कहें कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करी, तो बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो उस वक्त बेटा जो लीनियर एक्सेलरेशन है, मतलब ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए ए इज़ इक्वल टू जी, ये देखिए कंसीडर, now we consider that the lift is falling freely under gravity, then A is equal to G। ठीक है, A किसके इक्वल आ जाएगा, G के। तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है, T इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एम ए, डब्ल्यू माइनस एम ए, डब्ल्यू की जगह एम जी, एम ए एज इट इज़, यहाँ फिर ए को रिप्लेस कर दो जी के साथ, क्योंकि अभी हमने कहा कि लिफ्ट जो है वो फॉल कर रही है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो ए को हम रिप्लेस करेंगे जी के साथ। तो यहाँ टी किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी माइनस एम जी, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर फॉल करती है तो उसकी जो टेंशन होती है वो ज़ीरो हो जाती है। सो द पेरेंट वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट शॉन बाय द स्प्रिंग बैलेंस इज ज़ीरो। टेंशन ज़ीरो है तो इसका मतलब कि पेरेंट वेट जो है वो भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। द ऑब्जेक्ट सीम टू बी वेटलेस, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट का वेट नहीं है। दस इट स्टेट्स ऑफ वेटलेस, तो ये क्या कहलाएगी, वेटलेस जो है स्टेट कहलाएगी। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम इसी को लेकर चलेंगे। अभी हमने कहा है ना कि जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर फ्रीली फॉल करती है तो वो बॉडी ऐसे समझी जाती है कि जैसे कि वो वेटलेस है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। वेटलेस इन सैटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम। ग्रेविटी फ्री सिस्टम और सैटेलाइट में वेटलेस क्या चीज़ है। When a satellite is falling freely in a space under the action of force of attraction of Earth, the sun or some distant star, then the everything within the satellite will be in state of weightless। यहाँ बेटा वो कह रहा है कि अगर कोई सैटेलाइट सन, अर्थ या किसी भी जो है वो स्टार की वजह से फ्रीली फॉल करती है, मतलब अर्थ का पुल भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल पुल भी हो सकता है, मून का भी ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है, या स्टार्स का भी ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है। अगर अर्थ इन चीज़ों की वजह से, सैटेलाइट इन स्टार्स और सन और अर्थ की वजह से फ्रीली फॉल करती है, तो सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो कंसीडर होंगे एज आ वेटलेस। जैसे बिल्कुल लिफ्ट जो थी वो फॉल कर रही थी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हमने कहा था कि लिफ्ट क्या है, वेटलेस। लिफ्ट वेटलेस होने का मतलब है कि लिफ्ट के अंदर जो भी चीज़ होगी वो भी वेटलेस होगी। इसी तरह जब कोई सैटेलाइट अर्थ, सन या स्टार के अराउंड फ्रीली फॉल करता है तो तब हम कहते हैं कि सैटेलाइट और सैटेलाइट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे वेटलेस हैं। अब देखिए यहाँ अर्थ है, आपने क्या करना है, एक प्रोजेक्टाइल इस तरह फॉल करवाना है कि वो हॉरिजॉन्टल जो है लाइन जो है उसके पैरेलल हो। टू शो दैट द अर्थ सैटेलाइट इज फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वी कंसीडर द बिहेवियर ऑफ द प्रोजेक्टाइल थ्रोन पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपने एक प्रोजेक्टाइल जो है वो फॉल करवाया। तो देखिए प्रोजेक्टाइल इस तरह मूव करेगा, तो देखिए ये अर्थ की सरफेस के हॉरिजॉन्टल होगा। इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को आपने इग्नोर कर देना है। If the projectile is thrown successfully at large speed, then during its free fall to the earth, the curvature of the path decreases with the increasing horizontal speed। अब देखिए आपने इसको जो है वो फ्रीली फॉल करवाया है, तो बेटा जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मतलब क्या है, अगर वो उसी स्पीड के साथ बढ़ता, स्पीड ज़्यादा है इसकी तो इसका कर्वेचर ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी तो बेटा इसका ये जो पाथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा वो बिल्कुल अर्थ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। देखिए पहले ये कर्वेचर था,
फिर देखिए कम हुआ, यहाँ पर आया, फिर और कम हुआ, और फिर एट लास्ट ये अर्थ के अराउंड इसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। देखिए इसका कितना कर्वेचर कम हो गया। If the projectile is shown fast in parallel to the earth, the curvature of the path will match the curvature of the earth। कहते हैं कि अगर हम प्रोजेक्टाइल को इतनी स्पीड के साथ भेजें कि वो एग्जैक्ट अर्थ के पैरेलल हो जाए, हॉरिजॉन्टल जो है सरफेस के पैरेलल हो जाए, तो तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ के अराउंड जो है वो फ्रीली रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। In this case, projectile will start orbiting around the Earth. The spaceship is accelerating towards the center of the Earth at all times because its orbits around the Earth। अब क्या है, देखिए अब स्पेसशिप जो है या प्रोजेक्टाइल जो है वो अर्थ के अराउंड, अर्थ के ऑर्बिट में उसने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया है। किस वजह से, क्योंकि अर्थ जो है वो इसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल का कर्वेचर जो है वो अर्थ के कर्वेचर के साथ मैच हो गया। In fact, the spaceship is falling towards the center of the earth at all time, but the curvature of the earth prevent the spaceship from hitting the surface of the earth। अब हो क्या रहा है कि प्रोजेक्टाइल, जाहिर सी बात है, जैसे बेटा यहाँ कर्वेचर में डिक्रीज़ आया, ऐसे जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा तब भी कर्वेचर डिक्रीज़ होगा। लेकिन जो अर्थ का कर्वेचर है वो इस प्रोजेक्टाइल या स्पेसशिप को रोकेगा कि वो मज़ीद अपना कर्वेचर कम करे, मतलब मज़ीद उसको कर्वेचर कम करने नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, अर्थ को हीटअप करना शुरू कर देगा। लेकिन अर्थ का कर्वेचर जो है वो इस प्रोजेक्टाइल को रोकेगा कि वो मज़ीद अब अपना कर्वेचर कम ना करे। No force is required to hold an object falling in the frame of reference of the space satellite। Such a system is called gravity free system। बेटा ये खुद अब आपको मज़ीद किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड डिवॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। एक दफ़ा आपने उसको फोर्स दे दी है, अब दोबारा आप उसको फोर्स नहीं दोगे, सैटेलाइट जो है वो ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ ग्रेविटी खुद ब खुद अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करेगा। उसके बाद है बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी टू पुट सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। बेटा ऐसी अर्थ सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में रखने के लिए आपको जिस मिनिमम वेलोसिटी की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। The velocity of satellite with which it revolves around the earth is called orbital velocity। या ये भी कह सकते हो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट, सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। चलें, कंसीडर a satellite of mass ms moving with orbital velocity v around the earth of the mass m। If the r is the radius the orbit, then centimeter force can be expressed as, बेटा सपोज ये आपकी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r पर, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस r पर एक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट को नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है ताकि ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर सके। तो बेटा सेंटीमीटर फोर्स को लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम एस वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ बेटा एम एस लिख रही हूँ, मैस ऑफ सैटेलाइट। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। ठीक है, अर्थ और सैटेलाइट के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो बेटा आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू जी एम एस ओवर आर स्क्वायर। एम जो है वो मैस ऑफ अर्थ है, एम एस क्या है, मैस ऑफ सैटेलाइट, आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस, इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस। बेटा दोनों को हम कंपेयर करेंगे, एम एस वी स्क्वायर ओवर आर इज इक्वल टू जी एम एस ओवर आर स्क्वायर। तो वी स्क्वायर निकाले बेटा, आर एक आर के साथ कैंसिल, एक एम एस जो है वो एम एस के साथ कैंसिल, तो पीछे जी एम ओवर आर बच गया। ठीक है, वी स्क्वायर निकालना है, वी निकालना है तो बेटा बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, जी एम ओवर आर का स्क्वायर रूट। यहाँ जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम जो है वो मास ऑफ अर्थ है, और आर क्या है, डिस्टेंस। अब ये जो स्मॉल आर है इसको हम लेंगे, अगर कहते हैं कि अर्थ का रेडियस आर है और यहाँ से यहाँ तक का आएगा आर प्लस एच। आर अर्थ का रेडियस, एच जो है वो अर्थ के मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच होगा, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल आर होगा। और आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, पूरा ऑर्बिट का रेडियस लेंगे तो वो स्मॉल आर होगा।
ये हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है और एज क्या है, हाइट ऑफ द ऑर्बिट। दस द मैस ऑफ द सैटेलाइट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्राइबिंग द सैटेलाइट ऑर्बिट। मैस की जरूरत नहीं होती। सो इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट इज ग्रेटर देन द ऑर्बिटल स्पीड देन इट विल नॉट बी एबल टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड फॉल बैक टू द अर्थ। अगर सैटेलाइट की स्पीड जो है वो अर्थ की ऑर्बिट की स्पीड से ज़्यादा होगी तो बेटा सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकेगा, बल्कि ये बैक टू द अर्थ फॉल हो जाएगा। जी बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग बेटा पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।